हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारी ये इरोडोप के लॉजिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस की 6th क्लास है और इसमें हमारा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होता है लॉज ऑफ मोशन। और इसमें हम लोगों ने इरोडोप की जो ओरिजिनल प्रॉब्लम नंबर्स हैं 1.59 से 1.67 वो कवर कर रखी हैं। सबसे पहले हम चलते हैं 1.59 में। क्वेश्चन एक बार देख लो और मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूंगा। 2 मिनट आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक्चुअल में इसमें क्या है कि एक बलून है और ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। अब इससे तुम कुछ मास रिमूव कर देते हो। सम मास, मान लो डेल्टा एम कह लो, रिमूव कर देते हो। तो फिर ये ए से ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है। तो तुम्हें डेल्टा एम निकालना है। और एयर ड्रैग या फिर विस्कोसिटी आपको नेग्लेक्ट करने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक बैलून है जो ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा था और उससे जब आप डेल्टा एम मास रिमूव कर देते हो तो फिर वो उसी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है। तो हमें निकालने की डेल्टा एम जो आपने मास रिमूव किया वो कितना था। तो सुनो, इनिशियली इस पे एम जी नीचे लगा था और एक बॉयंट फोर्स बी कह लो ऊपर लगा था और ये ए से नीचे जा रहा था। तो इसकी इक्वेशन तुम लिखते एम जी माइनस बॉयंट फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए। ये लिखते पहली इक्वेशन। अब जब तुमने मास रिमूव किया तो नीचे को रह गया एम माइनस डेल्टा एम इंटू जी। और बॉयंट फोर्स आप जानते होगे वॉल्यूम पे डिपेंड करता है जो किसी फ्लूइड में इमर्स्ड है कह लो। और यहाँ पे वॉल्यूम तो हमारा चेंज हुआ नहीं है, इसका मतलब बॉयंट फोर्स सेम रहेगा। लेकिन अब ये ए से ऊपर जा रहा है तो फिर इक्वेशन क्या बन जाएगी, बॉयंट फोर्स माइनस एम माइनस डेल्टा एम इंटू जी इक्वल टू एम माइनस डेल्टा एम इंटू ए। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेना और वहां से डेल्टा एम पॉइंट कर लेना। और इस क्वेश्चन में मेन कंसेप्ट ये था कि बॉयंट फोर्स, जिसको हम अपथ्रस्ट भी कहते हैं कई बार, वो वॉल्यूम पर डिपेंड करता है जो किसी फ्लूइड में इमर्स होता है। तो वो इस केस में अनचेंज रहेगा। बस हो गया, ये कंसेप्ट था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें इस टाइप से तुम्हें दिया हुआ है और तीनों मासेस इक्वल दिए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एम नॉट इक्वल टू एम वन इक्वल टू एम टू। इसको एम कह लेता हूं मैं। आपको सिस्टम का एक्सेलरेशन ए निकालना है और M1 और M2 के बीच में टेंशन निकालनी है।
M1 और M2 के बीच में टेंशन निकालनी है और सारे पॉसिबल केसेस स्टडी करने हैं और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जहां पे है वहां पे म्यू दिया हुआ है। इक्वल मासेस हैं, ध्यान रखना बेटा जी, इक्वल मासेस हैं। क्वेश्चन एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तीनों मासेस इक्वल हैं और फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू दिया हुआ है जहां जब पे हो सकता है, जैसे एक तो यहाँ पे हो सकता है, एक यहाँ पे हो सकता है। तो एक तुम्हें सिस्टम का एक्सेलेरेशन निकालना है और M1 और M2 के बीच में जो भी टेंशन है वो निकालनी है और सारे पॉसिबल केसेस स्टडी करना है। तो इसमें देखो क्या है, इसमें ये नीचे खींचने वाला फोर्स हो गया mg, जिसको मैं कई बार नेट पुलिंग फोर्स भी कहता हूं। क्यों? नेट पुलिंग फोर्स ये भी कहता हूं। और रोकने वाला फोर्स एक यहां पे आया और एक यहां पे आया और उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, जैसे ये F1 कह देता हूं और इसको F2 कह देता हूं। तो एक बात बताओ, F1 की मैक्सिमम वैल्यू और F2 की मैक्सिमम वैल्यू वो इक्वल होगी और वो म्यू mg के इक्वल होगी। इसका मतलब जो टोटल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, वो 2 म्यू mg होगी। तो चलाने वाला फोर्स mg है और रोकने वाले फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू 2 mg है, नहीं है? रोकने वाले फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू 2 mg है। तो अब केस 1 क्या हुआ देखो, सारे केसेस स्टडी करने थे। केस 1, अगर 2 म्यू mg वो mg से बड़ा हो जाए या उसके इक्वल हो जाए, कह लो, या म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 हो जाए, तो फिर सिस्टम रेस्ट पे रहेगा ना। सो एक्सेलेरेशन 0 होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। सिस्टम को चलाने वाला फोर्स है mg और सिस्टम को रोकने वाले फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू 2 म्यू mg के इक्वल है। तो अगर 2 म्यू mg ग्रेटर देन mg होगा या म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ होगा तो सिस्टम रेस्ट पे होगा और एक्सेलेरेशन 0 होगा। अब टेंशन भी निकालनी थी। ये वाली टेंशन मान लो मैं T1 कह देता हूँ और ये T2 कह देता हूँ। तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी देखता तो T1 की वैल्यू mg के इक्वल होती ना। अगर आप इसका फ्री बॉडी देखते हैं तो T1 की वैल्यू क्या होती? mg के इक्वल होती। तो T1 तो हो गया mg। अगर मैं इसका फ्री बॉडी देखता तो फिर T2 इक्वल टू T1 होता, T2 इक्वल टू T1 होता और वो mg होता। और लास्ट में अगर मैं इसका फ्री बॉडी देखता, इसका फ्री बॉडी देखता तो जो T2 की वैल्यू होती वो इस F2 के इक्वल होती। T2 की वैल्यू F2 के इक्वल होती। तो उस केस में जो F2 आता वो T2 होता और T2 का मतलब mg होता। और इंटरेस्टिंग बात ये होती कि यहाँ पे जो F1 रहा होता, इस केस में जो F1 रहेगा
वो 0 होगा, ध्यान रखना, F1 की वैल्यू 0। मतलब अगर मैं तीनों का फ्री बॉडी बनाऊं तो देखो क्या होगा, इसमें T1 है और इसमें mg है। इसमें T1 है और इसमें T2 है और यहाँ पे फ्रिक्शन 0 है। और लास्ट वाले ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी बनाऊं तो इसमें T2 है और इसमें फ्रिक्शन 2 है। तो ये तीनों के फ्री बॉडी बन गए अगर देखोगे तो ये हो गया। और टेंशन तुम जानते ही होगे, टेंशन को हम लोग ऐसे दिखाते हैं ना, इस टाइप से। तो देख लो ये अलग क्या केस है, देखो इसका आंसर देखो, फॉर म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, ये आ गया था एक्सीलरेशन 0। और जो टेंशन तुमसे पूछी है, एक्चुअल में तुमसे T2 पूछी हुई है, ध्यान रखना, T2 टेंशन पूछी हुई है तो किसके इक्वल है, mg के इक्वल है। अब केस 2 आ गया। अगर mg की वैल्यू ग्रेटर देन 2 म्यू mg हो जाए तो फिर सिस्टम मूव करेगा ना, सिस्टम विल मूव। और बाय द वे कैसे मूव करेगा, ए से ये नीचे जाएगा, ए से ये इधर आएगा और ए से ये आएगा। और ए की वैल्यू हम लोग कैसे कितनी निकालते हैं बताओ, ए की वैल्यू निकालते हैं नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, जो 3m हो जाएगा। क्यों नहीं है, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास जो 3m हो जाएगा। अब बता गई नेट पुलिंग फोर्स कितना हो गया, देखो खींचने वाला फोर्स तो mg है और रोकने वाला फोर्स 2 म्यू mg है। अब मैक्सिमम लगेगा ना, 2 म्यू mg लगेगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा mg माइनस 2 म्यू mg अपॉन 3m। ये आ गया, बस इतने से कीजिएगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि अगर mg की वैल्यू ग्रेटर देन 2 म्यू mg होगी तो सिस्टम मूव करेगा, और जो a की वैल्यू आएगी वो नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास जो कि 3m के इक्वल है। तो ये आ गया। अब हमें सिर्फ निकालना था t, ये T2 निकालना था। तो मैं M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ, बस हो गया। नहीं है, M2 का फ्री बॉडी बना लो। तो M2 का क्या होगा देखो, ये T2 है और ये A से इधर जा रहा है, और यहाँ पे इधर को फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगा। क्यों, F2 ये मैक्सिमम लगेगा। और ये बाय द वे कितना था, म्यू एम जी था, मैक्सिमम फ्रिक्शन था म्यू एम जी। तो इक्वेशन क्या बनेगी, लास्ट वाले की इक्वेशन क्या बनेगी, T2 माइनस म्यू एम जी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हो जाएगी, यहां से T2 निकालो। तो ये पॉसिबल केसेस होंगे, ध्यान रखना। एक होगा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अवेलेबल फ्रिक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स, मतलब पुलिंग फोर्स कह लो गया। एक तो ये हो गया, बल्कि रादर नेट पुलिंग फोर्स ना कह के सिर्फ पुलिंग फोर्स भी कह दूं तो वो भी बेटर रहेगा। एक तो ये केस हो गया, और दूसरा केस बन गया कि जो पुलिंग फोर्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अवेलेबल फ्रिक्शन वो है बस। दूसरा केस ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे μ1 है और ये μ2 है और तुम्हें μ1 μ2 से बड़ा दिया हुआ है। μ1 की वैल्यू μ2 से बड़ी दे रखी है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे फ्रिक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू 2। अगर ब्लॉक्स मूव करेंगे तो 2 1 को पुश करेगा, इसका मतलब दोनों के बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन भी आएगी। एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, सुन लो। 1 पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट ज्यादा दिया हुआ है एज कंपेयर टू 2, इसका मतलब 1 पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन 2 से ज्यादा है। मींस अगर दोनों मूव करते हैं तो 2 फिर 1 को पुश करेगा, इसका मतलब दोनों के बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी। और अदरवाइज क्या होता कि अगर 2 पे फ्रिक्शन ज्यादा होता और 1 पे फ्रिक्शन कम होता तो 1 आगे निकल जाता और 1 और 2 सेपरेट हो जाते, तो फिर दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन नहीं आती। मतलब अगर 2 पे फ्रिक्शन कम है तो वो 1 को पुश करेगा और दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन आएगी। और अगर 1 पे फ्रिक्शन कम है, अगर 1 पे फ्रिक्शन कम है तो 1 आगे निकल जाएगा, इसका मतलब दोनों सेपरेट हो जाएंगे और फिर दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगी। तो पहले पार्ट में क्या कहता है देखो, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मतलब वही नॉर्मल रिएक्शन पूछ रहा है बिटवीन द बार्स इन द प्रोसेस ऑफ मोशन। इसका मतलब इसने मान ही लिया कि मोशन हो रहा है, समझ गए ना। इसका मतलब मान ही लिया कि मोशन हो रहा है। तो ये बताओ कि इस केस में जो एक्सेलेरेशन आएगा सिस्टम का, और मैंने तुम्हें बताया कि 2 पे फ्रिक्शन कम है तो फिर वो पुश करेगा, इसका मतलब दोनों एक ही एक्सेलेरेशन से चलेंगे। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी देखो, ए की वैल्यू हो जाएगी नेट पुलिंग फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। अब नेट पुलिंग फोर्स कितना हो गया, m1 प्लस m2 जी साइन एल्फा। ये तो दोनों के वेट का कंपोनेंट आ गया नीचे को, माइनस μ1 m1 g कॉस एल्फा माइनस μ2 m2 g कॉस एल्फा। ये दोनों का मैक्सिमम फ्रिक्शन आ गया अपॉन टोटल मास आ गया m1 प्लस m2। ये तो एक्सेलेरेशन आ गया, लेकिन हमें एक्सेलेरेशन नहीं निकालना, तो ध्यान रखना। अब हमें दोनों का अलग अलग फ्री बॉडी देखते हैं हम। देखो जैसे इस पे जो लगा वो लगा m1 g साइन एल्फा, ये एल्फा है और नॉर्मल रिएक्शन भी इधर ही को आएगी। और इस पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन आएगा वो ऊपर को आएगा और वो आएगा μ1 m1 g cos एल्फा। मैं केवल इसका फ्री बॉडी बना रहा हूँ, बस हो गया। केवल मेरे को नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है। तो इक्वेशन, और ये ए से नीचे जा रहा है, ए से नीचे जा रहा है, तो इक्वेशन क्या बनेगी देखो, n प्लस m1 g साइन अल्फा, n प्लस m1 g साइन अल्फा माइनस μ1 m1 g cos अल्फा इक्वल टू m1 इंटू एक्सेलेरेशन। कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है बट कर लोगे, तो यहां से n निकालोगे।
ये ए पार्ट का। क्वेश्चन का कंसेप्ट एक बार दोबारा बता रहा हूं। अगर 1 पे फ्रिक्शन ज्यादा होगा और वो मूव करेंगे तो 2 1 को प्रेस करते हुए एक कॉमन एक्सीलरेशन से मूव करेंगे, और इस केस में दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन आएगी। और अगर 1 पे फ्रिक्शन कम है तो फिर वो आगे निकल जाएगा, ज्यादा एक्सीलरेशन से आगे निकल जाएगा, तो दोनों के एक्सीलरेशन अलग अलग होंगे। इसका मतलब दोनों सेपरेट हो जाएंगे। इसका मतलब दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन नहीं है। अब चलते हैं दूसरी बात। तुमसे कहता है मिनिमम वैल्यू ऑफ एल्फा एट विच बार्स स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन। ये तो सिंपल है कि म्यू m1g cos एल्फा प्लस म्यू म्यू 2 m2g sin एल cos एल्फा, ये क्या होनी चाहिए बताओ? लेस देन इक्वल टू m1 प्लस m2 g sin एल्फा होना चाहिए फॉर मोशन। हाँ, ध्यान रखना। बल्कि इक्वल का नहीं होना चाहिए, सॉरी, हमें मोशन के लिए चाहिए ना, हमें मोशन के लिए चाहिए, तो यहाँ पे लेस होना चाहिए। समझ में आई बात? कि अगर मुझे सिस्टम को मूव करवाना है तो फिर जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन होनी चाहिए जो कि तुम्हें मिल सकती है वो लेस होनी चाहिए जो फोर्स उसको मूव करवाना चाह रहा है। तो यहां से तुम्हें लग रहा होगा कि जो टेन अल्फा है इट इज ग्रेटर देन, टेन अल्फा इज ग्रेटर देन जी, तो कैंसिल हो जाएगा म्यू 1 m1 प्लस म्यू 2 l2 म्यू 2 m2 अपॉन m1 प्लस m2। मेरे ख्याल से ये आ रहा है, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। ये आ रहा है टेन अल्फा। तो ये बस मिनिमम वैल्यू हो गई, बस हो गया। मतलब ये जो अल्फा है यही क्या है, अल्फा मिनिमम है, ये क्या देखो जरा, टेन अल्फा मिनिमम ये आ गया ना, म्यू 1 m1 प्लस म्यू 2 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये आ गया। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी सिंपल है, कोई ज़्यादा बहुत प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपने कई बार देखा होगा। ये अल्फा दिया हुआ है, इसको तुम ऊपर को कुछ वेलोसिटी दे देते हो, ये ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है, और ऊपर जाते समय मान लो T1 है और नीचे आते समय मान लो T2 है, तो तुम्हें T1 अपॉन T2 ये 1/2 दिया हुआ है। तो तुमसे म्यू निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू निकालना, कितना होगा। ये तुमने कई बार पढ़ा होगा ना कि अगर हम फ्रिक्शन को कंसीडर करते हैं, जैसे एयर में भी इवन हम जैसे किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं बेटे, अगर मैं एयर ड्रैग को कंसीडर ना करूं तो ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम इक्वल होता है। लेकिन अगर मैं एयर ड्रैग को कंसीडर करूं, अगर मैं एयर ड्रैग को ऊपर करूं कंसीडर करूं, तो ऊपर जाने का जो टाइम होता है वो नीचे आने के टाइम से कम होता है।
नीचे आने के टाइम से कम होता है। अभी इसमें थोड़ा रीजन भी तुम्हें पता चल जाएगा। और ये देखो ये क्या कह रहा है, टाइम ऑफ एसेंट इज 2 times लेस, ये दिया हुआ ध्यान से देखना। अब सुनो, इसमें इतना तो कंफर्म है कि यहाँ पे जाके वेलोसिटी 0 होगी ना कुछ। तो मैं इसमें s इक्वल टू हाफ AT² लगा सकता हूँ। मतलब s इक्वल टू हाफ AT², ये तुम अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब t, ये √2s/a हो गया। अब s दोनों केस में सेम है, ऊपर जाते समय और नीचे आते समय दोनों केस में सेम है। इसका मतलब t प्रोपोर्शनल टू 1/√a आ गया। तो T1/T2 की जो वैल्यू आ गई वो √A2/A1 होगी, और वो 1/2 दे रखी है। अब चलते हैं A2 कितना होगा। A2 का मतलब जब वो नीचे आ रहा था तो mg sin अल्फा नीचे लगा था और म्यू mg cos अल्फा ऊपर लगा था। इसका मतलब जो नेट फोर्स था वो mg sin अल्फा माइनस म्यू mg cos अल्फा अपॉन m था। तो वो रह जाएगा g sin अल्फा माइनस म्यू जी cos अल्फा, ये हो गया g sin अल्फा माइनस म्यू जी cos अल्फा। ये तो नीचे आते समय हो गया। अब देखो जब वो ऊपर जा रहा था तो mg sin अल्फा भी नीचे लगा था और म्यू mg cos अल्फा भी नीचे लगा था। इसका मतलब दोनों के दोनों ऐड होंगे, नहीं दोनों के दोनों ऐड होंगे, तो ये हो जाएगा g sin अल्फा प्लस म्यू जी cos अल्फा। और यहां से तुम्हें दिख रहा होगा g भी कैंसिल हो रहा होगा और अल्फा तुम्हें 15 डिग्री दे रखा है। इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके तुम म्यू निकाल लोगे। इस क्वेश्चन से हमने क्या कंसेप्ट सीखा, 2-3 कंसेप्ट। अगर मैं एयर ड्रैग को कंसीडर ना करूं, या इस केस में अगर मैं सरफेस को स्मूथ लेता, इस केस में अगर मैं सरफेस को स्मूथ लेता तो फिर ऊपर जाने का और नीचे आने का टाइम इक्वल होता। और अगर मैं एयर ड्रैग को कंसीडर करूं, अगर मैं एयर ड्रैग को कंसीडर करूं या फिर इस प्रॉब्लम में फ्रिक्शन को मानूं, तो ऊपर वो जल्दी पहुंचेगा और नीचे देर में आएगा। एक तो ये सीखा। दूसरा क्या सीखा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होनी है एक जगह पे, और एक जगह पे अगर वेलोसिटी 0 होनी है तो s इक्वल टू हाफ AT² तुम अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब t इक्वल टू √2s/a या फिर t प्रोपोर्शनल टू 1/√a। तो जो T1/T2 होगा वो √A2/A1 होगा जो 1/2 के इक्वल था। अब A2 का मतलब जब वो नीचे आ रहा था तो उसमें देखो क्या था, mg sin अल्फा नीचे था और म्यू mg cos अल्फा ऊपर था। तो जब मैं मास से डिवाइड करूंगा तो एक्सलेशन बनेगा, तो ये हो गया g sin अल्फा माइनस म्यू जी cos अल्फा। और जब वो ऊपर जा रहा होगा तो फिर mg sin अल्फा भी नीचे होगा और म्यू mg cos अल्फा भी नीचे होगा। इसका मतलब अब के दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें भी देखो क्या है, एंगल अल्फा दिया हुआ है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू दिया हुआ है, ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे दिया होगा, और तुम्हें m2/m1 का रेशियो निकालना है, सो दैट कि जो m2 है वो नीचे आना शुरू कर दे, ऊपर जाना शुरू कर दे, या फिर रेस्ट पे रहे।
क्वेश्चन देख लो, एंगल अल्फा दिया हुआ है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू दिया हुआ है और तुम्हें m2/m1 निकालना है। तीन अलग अलग केसेस में, जब m2 नीचे आना शुरू कर दे, जब m2 ऊपर जाना शुरू कर दे, और या फिर m2 क्या हो, रेस्ट पे हो। अब सबसे पहले मैं ये वाला केस लेके चलता हूँ। ये हो गया m2g, ये नीचे आना चाह रहा है, ध्यान रखना, इसका मतलब ये ऊपर जाना चाह रहा है। और ये हो गया m1 g sin अल्फा। और अगर ये ऊपर जाना चाह रहा है, अगर ये ऊपर जाना चाह रहा है तो फ्रिक्शन इसमें नीचे को लगेगा, फ्रिक्शन नीचे लगेगा। और कितना होगा बताओ, और ये होगा म्यू m1g cos अल्फा। और अगर ये नीचे जाना चाह रहा है तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू होनी चाहिए m2g, ये इन दोनों की वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए, ये इन दोनों की वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए। तो इक्वेशन क्या बनेगी बताओ, जो है ए पार्ट की इक्वेशन क्या बनेगी कि m2g ग्रेटर देन m1g sin अल्फा प्लस म्यू m1g cos अल्फा। जी तो कैंसिल हो गया पूरी इक्वेशन में। तो m2/m1 की जो वैल्यू आ गई, इसका आंसर नहीं लिख पाया हूं, एनीवे कोई बात नहीं। m2/m1 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई बताओ, जो है इट इज ग्रेटर देन साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा आ गई थी। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा क्या है। अब चलते हैं, जब ये ऊपर जाना चाह रहा है, मान लो सी पार्ट में, अब जब वो ऊपर जाना चाह रहा होगा, इसका मतलब ये नीचे जाना चाह रहा होगा, तो फ्रिक्शन इधर को लगेगा। तो अब के m1g sin अल्फा की जो वैल्यू होनी चाहिए, अब क्या आप देखो m1g sin अल्फा, इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए इट इज ग्रेटर देन m2g प्लस म्यू m1g cos अल्फा। या कह लो, जी तो कैंसिल कर देता हूं मैं, या कह सकते हो m2 लेस देन m1 sin अल्फा माइनस म्यू m1 cos अल्फा, या m2/m1 लेस देन साइन अल्फा माइनस म्यू कॉस अल्फा आ गया। इसका आंसर दिया नहीं था लेकिन मैंने सिर्फ पूरा निकाल दिया। इसका मतलब ये हो गया कि तुम्हें m2/m1 की वैल्यू निकालनी थी कि अगर m2 नीचे जाना चाह रहा है, m2 नीचे जाना चाह रहा है तो ये कंडीशन हो गई, m2 ऊपर जाना चाह रहा है तो ये कंडीशन हो गई। और ये बताओ कि इसके बीच में अगर वैल्यू होगी तो फिर वो रेस्ट में रहेगा, बस हो गई। नहीं है, इसके बीच में अगर वैल्यू रहेगी तो वो रेस्ट पे रहेगा। तो सी पार्ट क्या हो गया, सी पार्ट अगर तुम देखोगे तो अगर तुम्हें रेस्ट पे रखना है, इसका मतलब जो m2/m1 होगा इट इज लेस देन और ग्रेटर देन, ये हो गया
तो लेस देन तो इससे होना चाहिए और ग्रेटर देन इससे होना चाहिए। तो साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा, और इधर आ जाएगा साइन अल्फा माइनस म्यू कॉस अल्फा। और मैं थोड़ा सा चेक भी कर लेता हूँ आंसर ये, क्योंकि इसमें आंसर लिखा नहीं था मैंने। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा देख लो, फिगर बना दे रहा हूँ। ये था ना, जब ये ऊपर जाना चाह रहा था बेटा, जैसे ये नीचे जाना चाह रहा है, तो ये भी इधर और फ्रिक्शन भी इधर। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, चलो 1, इसको 2, इसको 3। ये नीचे जाना चाह रहा है, मतलब ये ऐसे हो गया, ये हो गया। ये वाले फोर्स को 3 कह रहा हूँ मैं, ध्यान रखना बेटा। तो इसमें क्या लगाओगे कि 3 की जो वैल्यू होनी चाहिए वो ग्रेटर देन 1 की वैल्यू प्लस 2 की वैल्यू। फोर्स लगा देता हूँ, चलो। ये तो नीचे आने के लिए हो गया। और जब उल्टा केस है, ये ऊपर जाना चाह रहा है मान लो, तो एक फोर्स इसमें ऐसे लगे, इसका मतलब नीचे जाना चाह रहा है। एक फोर्स ये आ गया, तो ये F1 कहा था मैंने, इसको F2 कहा था, और इसको F3 कहा था। फिगर समझ में आ रही है ना? ये F1 कह रहा हूँ, इसको F2 कह रहा हूँ, और इसको F3 कह रहा हूँ। तो इस वाले में क्या बनेगा बताओ? जो है इस वाले में ये होगा कि जो F1 की वैल्यू है वो बड़ी होनी चाहिए F2 प्लस F3, ऐसे किया था ये कह लो। और इसमें जो F1 को लिया था हमने, इस वाले में अगर F1 को देखोगे तो वो था M1G साइन अल्फा। F2 जो मैंने दिखाया था वो था म्यू M1G कॉस अल्फा, और F3 जो मैं दिखा रहा था वो M2 इंटू जी था। ये देख लेना। थोड़ा सा मैथमेटिक्स हमने ये भी सीखी इसमें, थोड़ा सा मैथमेटिक्स ये भी सीखी कि नीचे आने के लिए M2 अपॉन M1 को ग्रेटर देन समथिंग होना चाहिए था, ऊपर जाने के लिए M2 अपॉन M1 को लेस देन समथिंग होना चाहिए था। इसका मतलब रेस्ट पे रखने के लिए M2 अपॉन M1 की वैल्यू उसके बीच में होनी चाहिए। ये अपॉन सीखा या। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें 6 में कोई कंफ्यूज तो नहीं है? अच्छा सॉरी, इसमें ना क्वेश्चन नंबर 5 का रेफरेंस दिया हुआ है। अल्फा की वैल्यू 30 थी, M2 अपॉन M1 की वैल्यू ये थी 2/3 थी, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया था, इतना दिया था। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ M2 ये पूछ रहा था। मतलब क्वेश्चन 5 भी है, अगर तुम देखोगे तो क्वेश्चन 5 भी है बेटा, विद वैल्यूज है क्या। तो इस वाले केस में क्या होता है, जब तुम वैल्यूज वगैरह सब्स्टिट्यूट करोगे ना, इसमें वैल्यूज वगैरह सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुम देखोगे कि M2 नीचे आ रहा था बेटा। मतलब वैल्यूज रखने के बाद तुम देखना कि M2 इज कमिंग डाउन।
आई थिंक मेरे ख्याल से कर लोगे कि जब आप बिल्कुल सेम प्रोसीजर यूज करोगे, m2/m1 सब कुछ दिया हुआ है, तो फाइनली तुम देखोगे कि m2 नीचे आ रहा है। तो जब वो नीचे आता था तो फिगर क्या बनती थी, देखो ये थी, ये नीचे आ रहा है, तो F1 तो इधर को होगा। अच्छा ये नीचे जा रहा है तो ये इधर भी जाएगा, इसका एक्सेलेरेशन a है तो ये भी a होगा। और F2 मैंने ये लिया था, तुम्हें याद होगा, और इसको मैंने F3 लिया था, और ये एंगल अल्फा था। तो उस केस में a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? a की वैल्यू हो जाएगी F3 माइनस F1 माइनस F2 अपॉन टोटल मास। टोटल मास, और बाय द वे F3 कितना था? m2g था। F1 कितना था? m1g साइन अल्फा था, माइनस F2 कितना था? म्यू m1g कॉस अल्फा था, डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2, ये हो गया। इसके बाद इसको सॉल्व कर लेना, वहां से एक्सेस। अब तुम मेरे से कह सकते हो कि सर यहाँ पे m1 m2 अलग अलग नहीं दिए हुए, वो तो रेशियो दिया हुआ है, m2/m1 2/3 दे रखा है। तुम मेरे से ये आर्ग्यू कर सकते हो, m2/m1 की वैल्यू 2/3 दे रखी है, तो इसमें हम फिर कैसे करेंगे? तो तुम m1 से डिवाइड कर देना बस इस इक्वेशन को, समझे ना, m1 से डिवाइड कर देना, तो ये m2/m1 g माइनस g साइन अल्फा माइनस म्यू जी कॉस अल्फा अपॉन m1 से डिवाइड करना था 1 प्लस m2/m1, ये बन जाएगा। अब तुम m2/m1 को 2/3 लिख लो। तो मेरे ख्याल से 5 और 6 बिल्कुल सेम कंसेप्ट पे थे, अच्छी तरीके से देख लेना। उसमें 6 में जस्ट आपको वैल्यू दे रखी थी और कुछ नहीं दिया था। अब चलते हैं 7th। ये तो कई बार हम करते हैं क्वेश्चन, तुमने देखा होगा। ये तुमने बहुत बार देखा होगा बेटा, हर बुक में दिया होगा और हर सर करवाते हैं मेरे ख्याल से। Plank of mass m1 with a bar of mass m2 placed on it। ये m1 है, ये m2 है, और एक सेकंड बेटा, इसमें किसने जो है, ये हो गया, ये प्लैंक है ना, और ये बार है। और इसमें तुम एक F इक्वल टू KT का फोर्स लगाते हो, टाइम वेरिंग, मेरे ख्याल से हर बुक में देखा होगा तुमने। और ये स्मूथ है, और यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम ही कर लेते हैं। जहां पे फ्रिक्शन दिया होता है वहां पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल के रख लो, चाहिए हो या नहीं चाहिए हो। जैसे केवल यहाँ पे फ्रिक्शन मिल सकता है, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो म्यू इंटू एन होगी, और यहाँ पे जो एन की वैल्यू होगी वो उसके ऊपर जितना वेट है वो होगी। इसका मतलब म्यू
m2 इंटू जी होगी। एक तो बात ये आ गई, जहां भी आपको फ्रिक्शन की वैल्यू फ्रिक्शन मिल सकता है तो वहां पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल के रख लो, चाहिए हो या न चाहिए हो वो एक अलग बात है। तो यहाँ पे हमने फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली, वो म्यू इंटू एन होगी, और एन क्या होगा, उसके ऊपर जो भी मास था, है ना, उसके ऊपर जो भी मास था उसका वेट कह लो, ये हो गया। दूसरी बात, अब यहाँ पे तुमने फोर्स ऊपर वाले पे लगाया है, तो जो नीचे वाला ब्लॉक है वो फ्रिक्शन की वजह से मूव करेगा। क्यों? m1 जो मूव करेगा वो मूव करेगा ड्यू टू फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन की अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू है, म्यू m2g। इसका मतलब m1 को एक मैक्सिमम एक्सेलरेशन तक ले जा सकते, बस उससे ज्यादा नहीं ले जा सकते। इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ m1, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ये उसको मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है फ्रिक्शन की। इसको m1 के मास से डिवाइड कर दो, इसका मतलब म्यू m2g अपॉन m1, और इसको लेट में ए नॉट कह लेता हूं। सारी बुक्स में देखा होगा, सब सर करवाते होंगे, फिर भी एक बार करवा दे रहा हूं मैं। मैंने तुमसे कहा जहां पे फ्रिक्शन मिल सकता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल के रख लो। यहाँ पे m1 और m2 के बीच में फ्रिक्शन मिल सकता था, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू म्यू इंटू एन होगी। वहां पे n क्या होगा, उसके ऊपर जितना वेट होगा, ये हो गया। अगला पॉइंट क्या था, m2 पे तो फोर्स लगा है, चलो उसकी बात तो सही होगी कि वो इसलिए मूव कर रहा है बिकॉज उस पर फोर्स लगा हुआ है। लेकिन m1 उसके साथ में क्यों चला रहा है, वो फ्रिक्शन की वजह से चला रहा है, और हमें मैक्सिमम फ्रिक्शन इतना मिल सकता है। इसका मतलब m1 का मैक्सिमम एक्सेलरेशन हम कितना ले जा सकते हैं, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन उसको मिल सकता है अपॉन उसके मास से कह लो जो। तो जब तक दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन ए नॉट नहीं हो जाता तब तक दोनों के दोनों साथ साथ चलेंगे। और एक चीज और, ग्राउंड स्मूथ है तो बिल्कुल शुरुआत से ही मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका कुछ इस टाइप से डायग्राम बनता है, तुमने देखा भी होगा। जैसे यहाँ पे एक्सेलरेशन ले लो और यहाँ पे टाइम ले लो, तो पहले तो ये ए नॉट तक तो साथ साथ चलेंगे, मतलब ये हो गया a1 इक्वल टू a2, ये हो गया। उसके बाद m1 का मतलब a1, वो तो फिक्स हो जाएगा ए नॉट पे, ये तो फिक्स हो गया a1 या am1 या ए नॉट कह लो। लेकिन m2 का एक्सेलरेशन बढ़ता चला जाएगा, है ना, m2 का एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा, लेकिन क्योंकि उस पर तो टाइम वेरिंग फोर्स लगा हुआ है, लेकिन अब उसका स्लोप ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा ऐसे कह लो, ये हो गया a2 जिसको am2 कह रहा था, तो इसका स्लोप बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखना बेटा। अब एक काम कर लेते हैं कि ये वाला टाइम निकाल लेते हैं सबसे पहले, इसको मान लो टी नॉट कह देता हूं मैं। देखो यहां तक दोनों के दोनों ब्लॉक्स एक कॉमन एक्सेलरेशन से मूव कर रहे थे, नहीं, दोनों के दोनों ब्लॉक्स एक कॉमन एक्सेलरेशन से मूव कर रहे थे, तो मैं लिख सकता था एफ नेट इक्वल टू एम नेट इनटू कॉमन एक्सेलरेशन। और एफ नेट यहां पे कितना था, के टी, और एम नेट कितना था, m1 प्लस m2, और ए कॉमन यहां पे कितना हो गया,
इस जगह पे जो ए नॉट की वैल्यू है, ये कह लो ए नॉट, तो यहां से तुम टी फाइंड करो, बल्कि टी नॉट लिख लो इसको, फाइंड टी। ये आ गया। अब मैं इक्वेशंस भी कर देता हूं, देखो पूरी इक्वेशंस कर देता हूं। जैसे 0 से लेके टी नॉट तक मैंने तुमसे कहा A1 और A2 इक्वल होंगे, और वो होगा नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, और नेट फोर्स है KT अपॉन टोटल मास का मतलब M1 प्लस M2। और अगर मैं इस लाइन को y इक्वल टू mx से कंपेयर करूं, तो तुम्हें ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन दिख रही होगी, और इस लाइन का जो स्लोप दिख रहा होगा वो k अपॉन M1 प्लस M2 होगा। इस लाइन का स्लोप मतलब ये हो गया, ध्यान रखना बेटा, ये अल्फा है जैसे, तो ये tan अल्फा हो गया। अब आफ्टर टी नॉट, अब दोनों के एक्सेशन अलग अलग हो जाएंगे। ये सारी बुक्स में दिया रहता है, और जहां भी आप पढ़ते होगे वहां सर ने जरूर कराया होगा, तो मैं इसलिए जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। आफ्टर टी नॉट क्या होगा तो जो है A1 की वैल्यू तो हो गई फिक्स, और A2 की वैल्यू कितनी होगी देखो, KT तो लगा आगे को, माइनस मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा पीछे को, म्यू M1G, और अपॉन M1 होगा, बस हो गया। यहाँ पे K छोटा t होगा, ध्यान रखना बेटा, ये होगा। और अगर मैं इसको y इक्वल टू mx प्लस सी से कंपेयर करूं, mx प्लस सी से कंपेयर करूं, तो देखो तुम्हें इंटरसेप्ट तो निगेटिव आ रहा होगा, पहली बात म्यू इंटू जी आ रहा होगा। अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे जो इंटरसेप्ट आ रहा होगा वो माइनस म्यू इंटू जी आ रहा होगा, और यहाँ पे जो स्लोप है वो अब के अपॉन M1 रह गया है, बढ़ गया, देखो स्लोप बढ़ गया है, इंक्रीज कर गया। तो एक तरीके से ये एंगल अगर बीटा होगा, तो अब ये जो के अपॉन M1 की वैल्यू है ये tan ऑफ बीटा हो गई। ये वाला क्वेश्चन आप हर बुक में देखते होगे और हर जगह कोचिंग में करवाया जाता है। मैं एक बार सारे कंसेप्ट दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ। फ्रिक्शन की किसी भी प्रॉब्लम में जहां पे आपको फ्रिक्शन मिल सकता है वहां पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल के रख लो। ग्राउंड में तो फ्रिक्शन है नहीं, दोनों ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन है, तो वो म्यू इंटू एन हो गया, और एन क्या हो गया, उसके ऊपर जितना भी वेट है। एक तो ये बात आ गई। दूसरा कंसेप्ट क्या था, ग्राउंड स्मूथ थी, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से जैसे ही फोर्स लगाओगे वैसे ही मोशन स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा ये हो गया। तीसरा कंसेप्ट क्या था, M2 तो चलो इसलिए मूव करा बिकॉज आपने फोर्स लगाया है, लेकिन उसके साथ साथ M1 क्यों आ रहा है साथ में, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से आ रहा है। लेकिन फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो म्यू इंटू M2 इंटू जी है, तो इसका मतलब नीचे वाले एक्सीलरेशन की, नीचे वाले ब्लॉक के जो मैक्सिमम एक्सीलरेशन हो सकता है वो म्यू M2G अपॉन M1 हो सकता है, जिसको मैंने ए नॉट कहा। तो यहां तक एक सिंपल कंसेप्ट ये रहा कि जब तक दोनों का कॉमन एक्सीलरेशन ए नॉट नहीं पहुंच जाता है तब तक वो एक साथ चलेंगे कॉमन एक्सीलरेशन से। उसके बाद नीचे वाले ब्लॉक का एक्सीलरेशन फिक्स हो जाएगा ए नॉट पे, और ऊपर वाले का एक्सीलरेशन बढ़ता चला जाएगा, लेकिन स्लोप ज्यादा हो जाएगा। अब स्लोप ज्यादा हो जाएगा, और स्लोप ज्यादा होने का कुछ रीजन ये समझ सकते हो कि जो फोर्स आपने लगाया था वो पहले दोनों को खींच रहा था, M1 और M2 दोनों को, और जब एक बार स्लिप स्टार्ट हो गई
तो अब उसे सिर्फ किसको खींचना पड़ रहा है, मतलब जो है ऊपर वाले को, तो ऑब्वियस सी बात है एक्सेलरेशन फिर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कुछ नहीं है तो सिंपल है। एट व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा, इसको यहां से यहां तक आने में मिनिमम टाइम लगेगा, ये पूछ रहा है। अल्फा वेरिएबल है इसका मतलब। तो सुनो, ये एल दे रखा है, तो इसका मतलब ये वाली जो एस होगी वो एल सेक अल्फा होगी। ये हो गया। और ये नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें नीचे को एक्सेलरेशन कितना होगा, देखो एम जी साइन अल्फा माइनस ऊपर को फ्रिक्शन म्यू एम जी कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई एम। ये होगा ना, एम जी साइन अल्फा नीचे लगा, म्यू एम जी कॉस अल्फा ऊपर लगा, तो इसका अंदर नीचे को एक्सेलरेशन कितना होगा इसका, इतना हो गया। इसका अंदर जी साइन अल्फा माइनस म्यू जी कॉस अल्फा, तो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई वो आ गई जी साइन अल्फा माइनस म्यू जी कॉस अल्फा। और रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, तो मैं s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर सकता हूं, या टाइम के लिए रूट टू एस अपॉन ए यूज कर सकता हूं। और s कितना था, रूट टू एल अपॉन सेक एल्फा। और a कितना था, जी साइन एल्फा माइनस म्यू जी कॉस एल्फा। अब सिंपल सी बात है, एल्फा वेरिएबल था और टी को तुम्हें मिनिमम निकालना था, तो तुम ऐसा कर दोगे डी टी अपॉन डी एल्फा, इसको जीरो रख दोगे। आई थिंक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि एल्फा वेरिएबल है और तुम्हें टाइम को मिनिमम करना है, लेंथ वगैरह सब दे रखी है 2.1 मीटर और ये सब चीजें। तो जो एस था वो एल सेक एल्फा हो गया, और वो नीचे को जो एक्सेलेरेशन लेगा वो कितना लेगा, एम जी साइन एल्फा नीचे लगा है, म्यू एम जी कॉस एल्फा ऊपर लगा है, तो एम जी साइन एल्फा माइनस म्यू जी कॉस एल्फा म्यू एम जी कॉस एल्फा अपॉन एम कर दो। और लास्ट में रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, तो एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर हम यूज कर सकते हैं, तो वहां से टी इक्वल टू रूट टू एस अपॉन ए करके डी टी अपॉन डी एल्फा को क्या कर दो, जीरो। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में। ये अल्फा दिया हुआ है, ये बीटा एंगल दिया हुआ है, यहाँ पे टेंशन ऐसे लगा रखी, टेंशन या फोर्स कुछ भी कह लो, और ये म्यू दे रखा है। तुम्हें टेंशन या फोर्स की मिनिमम वैल्यू निकालनी है ताकि वो मूव कर जाए, मतलब सॉरी, एंगल बीटा निकालना है। बीटा निकालना है कितना होगा, सो दैट मिनिमम टी या एफ से इट मूव्स। और फिर वो मिनिमम टी भी निकालना है, देन फाइंड दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ टी। मेरे ख्याल से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अल्फा दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है, एम वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, और आपको बीटा वेरिएबल है, तो आपको मिनिमम वैल्यू ऑफ टी या फिर एफ निकालनी है ताकि वो ऊपर को मूव कर जाए।
और फिर उसके बाद वो मिनिमम वैल्यू ऑफ टी तो निकालनी है आपको। तो फिजिक्स में अभी तक तुम देख रहे होगे ये मिनिमम मैक्सिमम बहुत आ रहा है बेटा जो है, और 99% केसेस में हम लोगों ने क्या किया, डिफ्रेंसिएशन किया ना कुछ टाइप से। और एक चीज मैं और भी क्लास में भी बताता हूँ कई बार कि इस टाइप के जो मोशन वाली प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें तुम फोर्सेस को जो रिजॉल्व करते हो वो अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर टू प्लेन करते हो। इस टाइप के जो मोशन वाली प्रॉब्लम्स होती हैं आप फोर्सेस को ना अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर टू प्लेन रिजॉल्व कर लो। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं करूंगा तो देखो क्या होगा, ये आ गया टी कॉस बीटा, ये आ गया टी साइन बीटा, ये आ गया एम जी साइन अल्फा, ये आ गया एम जी कॉस अल्फा, और ये नॉर्मल रिएक्शन आ गई। और जस्ट मूव करने वाली कंडीशन लाओ, जस्ट मूव। ऊपर को मूव करवाना है तो इसका मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन नीचे लगेगा, तो ये हो गया म्यू एन। अब मैंने सारे फोर्सेस को अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर टू प्लेन रिजॉल्व कर दिया, ये एंगल अल्फा था, और जस्ट मूव की कंडीशन निकालना है। उसके बाद तुम क्या करते हो, ये वाले फोर्स को इस फोर्स के इक्वल कर देते हो और ये वाले फोर्स को इन दो फोर्सेस के इक्वल कर देते हो, यही तो कुछ करते हो, और यहां से टी निकालते हो। तो मैं टी का एक्सप्रेशन तुम्हें बता देता हूं ये कैसा आएगा, इसको ट्राई करना, पूरा मैथ पूरी करना। तो यहां से जो टी आएगा वो आता है म्यू एम जी कॉस एल्फा प्लस एम जी साइन एल्फा डिवाइडेड बाई कॉस बीटा प्लस म्यू साइन बीटा, ऐसे आता है। अब मुझे टी की मिनिमम वैल्यू करनी थी और बीटा वेरिएबल था, और बीटा जरा देखना केवल डिनोमिनेटर में आ रहा है। अगर आप देखो बीटा केवल डिनोमिनेटर में आ रहा है और कहीं पे नहीं आ रहा है। तो अगर तुम्हें टी को मिनिमम करना है तो डिनोमिनेटर को आपको मैक्सिमम करना होगा। इसका मतलब उसके फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करना होगा, नहीं उसके फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करना होगा। तो कॉस बीटा का आ गया माइनस साइन बीटा, और साइन बीटा का हो जाएगा कॉस बीटा प्लस म्यू कॉस बीटा इक्वल टू जीरो। तो यहां से टेन बीटा तुम देखोगे, टेन बीटा की वैल्यू म्यू आ जाएगी। इसका मतलब जब आप इस एंगल पे फोर्स लगाओगे, मतलब बीटा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू पे, बीटा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू पे जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो आपको मिनिमम टेंशन पे वो मूव करवा जाओगे बस। और उसके बाद फिर बीटा की यहाँ वैल्यू पुट कर देना, ऐसे ट्रायंगल बना के करते होगे ना बेटा, ये है बीटा, टेन बीटा तुमने लिखना है म्यू, ये म्यू आ गया, ये वन आ गया, इसका मतलब ये आ गया वन प्लस म्यू स्क्वायर। तो उसके बाद तुम बीटा की यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, तो तुम्हें मिनिमम वैल्यू टी निकल जाएगी उसमें। एक बार आज हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उनको रिवर्स ऑर्डर में रिवाइज करवा दे रहा हूँ। अल्फा दिया था, बीटा दिया था, म्यू दिया था, एम दिया था, और तुम्हें टेंशन या फोर्स की मिनिमम वैल्यू निकालनी थी, मतलब बीटा की वैल्यू निकालनी थी जहाँ पे मिनिमम फोर्स से आप मूव करवा जाओ। तो एक तरीके से बीटा वेरिएबल हो गया। तो मैंने तुमसे कहा कि तुम अलोंग द प्लेन, अलोंग द प्लेन का मतलब ये, और परपेंडिकुलर टू प्लेन,
इसमें फोर्सेस को रिजॉल्व कर दो और जस्ट मूव वाली कंडीशन ले लो। इसका मतलब जब फ्रिक्शन मैक्सिमम म्यू एन लग जाए वो कर लो। और एक चीज और कि हमें ऊपर को मूव करवाना था, तो इसका मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन नीचे को लगेगा, तो वहां से तुमने टेंशन निकाली, बेसिकली टेंशन निकाली, ये निकाली। और इस एक्सप्रेशन में तुमने देखा कि बीटा ही वेरिएबल था, इसका मतलब केवल डिनोमिनेटर वेरिएबल था। तो अगर तुम्हें टेंशन को मिनिमम करना है तो डिनोमिनेटर को मैक्सिमम करना है, तो उसके फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करना है। तो वहां से तुम्हारा टेन बीटा इक्वल टू म्यू या फिर बीटा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू आ गया। मतलब इस एंगल में जब आप फोर्स लगाओगे तो मिनिमम टेंशन से आप बॉडी को मूव करवा जाओगे। और फिर तुमने बीटा की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में रख दी, ये वाली जो इक्वेशन निकाली है इसमें बीटा की वैल्यू रख दोगे तो तुम्हें मिनिमम टेंशन पता चलेगा। इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था, ये तो सिंपल था, एस की वैल्यू एल अपॉन सेक एल्फा, ए की वैल्यू एम जी साइन एल्फा माइनस म्यू एम जी कॉस एल्फा अपॉन एम। जीरो से स्टार्ट हुआ है तो एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हो, तो वहां से टी एल्फा के टर्म्स में आ जाएगा। और तुम्हें एल्फा वेरिएबल दिया था और टी को मिनिमम निकालना था, तो डी टी अपॉन डी एल्फा को क्या कर दोगे, जीरो कर दोगे। ये था, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बुक में होता है, तो मैं बहुत ज़्यादा अब रिपीट नहीं कर रहा हूँ, फिर भी एक बार कह दे रहा हूँ। ग्राउंड स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं, M1 M2 के बीच में फ्रिक्शन आ सकता है, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू म्यू इंटू एन, और एन का मतलब उसके ऊपर का पूरा वेट, ये आ गया। ऊपर वाला ब्लॉक ऑब्वियस सी बात है इसलिए मूव करेगा बिकॉज इस पे फोर्स लगा हुआ है, लेकिन नीचे वाला ब्लॉक फ्रिक्शन से मूव कर रहा है, फ्रिक्शन की अपनी एक लिमिट है, तो इसका मतलब नीचे वाले ब्लॉक की मैक्सिमम पहुंचने की एक लिमिट है, और वो आ गई म्यू एम टू जी अपॉन एम वन के, इसको मैंने ए नॉट कहा था। तो ए नॉट एक्सीलरेशन तक दोनों के दोनों ब्लॉक्स एज ए कॉमन बॉडी मूव करेंगे, उसके बाद नीचे वाले का एक्सीलरेशन ए नॉट पे फिक्स हो जाएगा और ऊपर वाले का एक्सीलरेशन बढ़ता चला जाएगा बिकॉज उसमें एक टाइम इंक्रीजिंग फोर्स लगा हुआ है के टी, लेकिन ज्यादा स्लोप से। और ज्यादा स्लोप का मैंने रीजन दिया था कि अभी तक तो क्या था, जो फोर्स तुम अप्लाई कर रहे थे वो दोनों ब्लॉक्स को खींच रहा था, लेकिन अब वो केवल किसको खींच रहा है, ऊपर वाले को खींचना पड़ रहा है उसको। ये क्या, सिक्स्थ और फिफ्थ एक जैसे थे, तुम्हें याद होगा, सिक्स्थ और फिफ्थ एक जैसे थे, इसमें भी हमें अच्छा कंसेप्ट मिला था। मैंने F1 F2 और F3 माने थे इसमें F1 की वैल्यू फिक्स थी, F3 की वैल्यू फिक्स थी, F2 की वैल्यू वो कभी नीचे आ रही थी या ऊपर आ रही थी, नहीं, इसमें मैंने तीन फोर्स मान लिए थे, कैपिटल F1, कैपिटल F2 और कैपिटल F3। F1 और F3 की वैल्यू फिक्स थी, कैपिटल F2 की वैल्यू एक बार नीचे थी एक बार ऊपर थी। और दूसरा कंसेप्ट हमारा ये निकला था कि नीचे आने के लिए ये कंडीशन थी, ऊपर जाने के लिए ये कंडीशन थी, इसका मतलब रेस्ट में रहने के लिए इसके बीच वाली कंडीशन हो जाएगी, बस हो गया, ये क्या, ये था। और ये तो कई बार मैंने तुमसे बोला हुआ है, क्लास में भी होता है कि अगर तुम एयर ड्रैग को या फिर इस सरफेस को स्मूथ मान लेते हो तो ऊपर जाने का और नीचे आने का टाइम इक्वल होता है। अदरवाइज क्या होता है कि ऊपर जाने में वो कम टाइम लेता है और नीचे आने में ज़्यादा टाइम लेता है, बिकॉज ऊपर जाने में क्या होगा, एयर ड्रैग भी और वेट या वेट के कंपोनेंट नीचे को लगे होते हैं, दोनों के दोनों नीचे लगे होते हैं। ये था, ये भी बढ़िया कंसेप्ट था कि अगर वन पे फ्रिक्शन कम है और मूव कर रहे हैं दोनों, तो टू उसको प्रेस करते हुए कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करेगा। और अगर वन पे फ्रिक्शन, सॉरी, देखो वन पे अगर फ्रिक्शन ज्यादा है, वन पे अगर फ्रिक्शन ज्यादा है, टू पे फ्रिक्शन कम है,
तो फिर और वो मूव कर रहे हैं तो 2 उसको प्रेस करते हुए कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करेगा। लेकिन अगर 1 पे फ्रिक्शन कम है, नहीं है 1 पे फ्रिक्शन कम है तो वो आगे निकल जाएगा एक तरीके से, तो दोनों सेपरेट हो जाएंगे और फिर दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगी। इसका ये कंसेप्ट था। और इसमें भी सही है, एक मैंने पुलिंग फोर्स कहा था और एक रोकने वाला फोर्स। क्यों? एक पुलिंग फोर्स और एक रोकने वाला फोर्स। तो अगर रोकने वाला फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू पुलिंग फोर्स है तो फिर सब कुछ रेस्ट पे था। और अगर मान लो पुलिंग फोर्स बड़ा था तो फिर वो एक कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, ये ध्यान। और इस वाले में हमने एक ये पढ़ा था कि बॉयंट फोर्स वॉल्यूम डिपेंडेंट होता है और दोनों केसेस में वॉल्यूम में सिंस कोई चेंज नहीं हो रहा था, नहीं कोई भी चेंज नहीं हो रहा था, तो फिर बॉयंट फोर्स सेम रहेगा, वेट चेंज हो रहा था, दोनों केसेस में वेट चेंज हो रहा था। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू एंड गुड डे।